एपिसोड 29 तूफान के पहले की शांति। अरशद से परमिशन मिलने के बाद डेनियल ने रेस्टोरेंट के दूसरे फूड कोर्ट की सारी वीआईपी सीटें यूज़ करने की परमिशन देव को दे दी। वैसे तो अरशद को पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं था, वो आज यहाँ तो था तो सिर्फ अनन्या की वजह से। डेनियल से हाँ सुनकर देव रिलैक्स हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अरशद इसके लिए कभी परमिशन देगा। जहाँ तक उसने अरशद के बारे में सुना था, वो एक क्रूर और बेरहम इंसान है। लोगों के दिल में उसकी छवि डेविल के समान ही थी। सेल्स गर्ल अनन्या को फॉर्मल ड्रेसेस दिखा रही थी, वहीं अनन्या का ध्यान ईशान पर था। उसने कहा था कि वह उसकी हेल्प करेगा, मगर वह जब से शोरूम में आया था तब से रिसेप्शन काउंटर पर खड़ा होकर रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैम, आप कौन सी ड्रेस लेंगी? सेल्स गर्ल की आवाज़ सुनकर अनन्या का ध्यान उस पर गया। वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी। उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ सेल्स गर्ल को देखा और कहा, आप ये तीनों पैक कर दीजिए। श्योर मैम, आप कुछ लेना पसंद करेगी? इस पर अनन्या ने ना में सिर हिला दिया और काउंटर पर लौट आई। उसे देखकर ईशान ने कहा, अगर तुम्हें कुछ और लेना है तो तुम ले सकती हो, यहाँ सभी प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती और अच्छे हैं। ईशान अनन्या को टीज कर रहा था। उसकी इस बात को सुनकर शोरूम में मौजूद सभी लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। शोरूम की एक एक ड्रेस की कीमत लाखों में थी और ईशान उसे सस्ता बता रहा था। वहीं अनन्या का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वो शोरूम के लोगों को ध्यान से देख रही थी। उसने इस ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उसने कभी इसे कहीं देखा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अनन्या ने कहा और सोचने लगी, सस्ता? क्या इसे सस्ते का मतलब भी पता है? सिर्फ 3 कपड़े के पीछे 20,000 खत्म हो गए। इससे तो अच्छा होता मैं अकेले ही शॉपिंग कर लेती। अनन्या ये सब सोच रही थी कि उसकी ड्रेस पैक होकर आ गई। मैम, आप कार्ड पेमेंट से करेगी या कैश से? कार्ड पेमेंट, कहते हुए अनन्या ने अरशद का दिया कार्ड काउंटर पर रख दिया। अरशद ने जो क्रेडिट कार्ड अनन्या को दिया था वह नॉर्मल क्रेडिट कार्ड था। पेमेंट करने के बाद अनन्या शॉपिंग बैग लेकर शोरूम से बाहर आ गई। वो खुश थी और इसी खुशी में वो ईशान को भूल चुकी थी। वह बस जल्द से जल्द अरशद से मिलना चाहती थी। उसे इतना जल्दी मिल जाता देख ईशान उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, अनन्या स्टॉप। उसके बाद सुनकर अनन्या के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर ईशान को देखा और बड़े ही रूखे शब्दों में कहा, अब क्या है? तो ईशान बोला, यार अब तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? मतलब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, कम से कम जाते जाते एक थैंक यू तो बोलती जाओ। इस पर अनन्या ने आंखें छोटी करके ईशान को घूर कर देखा और कहा, तुमने मेरी हेल्प नहीं बल्कि मेरा नुकसान करवा दिया। 20,000, वो भी सिर्फ 3 ड्रेसेस के लिए। अगर मैंने अकेले शॉपिंग की होती तो ऐसे ही सेम टू सेम ड्रेसेस मुझे 10,000 में मिल जाती। इसलिए थैंक यू तो भूल जाओ और मेरा पीछा करना बंद करो। यह बोलने के साथ ही अनन्या वहां से चली गई और ईशान एक जगह खड़ा उसे देखता रहा। 10,000 में ये 3 ड्रेसेस? यह लड़की सच में पागल है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही बात कर ली थी। अगर इसे पता चलता इसकी ड्रेस की कीमत 20 लाख की है तो अब तक यह पागल हो चुकी होती। खुद में बड़बड़ाते हुए ईशान वापस शोरूम में पेमेंट करने लौट गए। वहीं अनन्या ग्राउंड फ्लोर में उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहाँ पर डेनियल ने उसे छोड़कर गया था। कुछ मिनट के इंतजार के बाद उस मैनेजर अपनी तरफ आता दिखा। अनन्या मैनेजर के साथ प्राइवेट रिसेप्शन हॉल में आ गई और उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर बैठे अरशद पर गई। इस वक्त अनन्या के फेस पर एक अलग ही खुशी थी। उसने अरशद का दिया टास्क जो पूरा किया था, अब उसे उसकी तारीफ सुनने का इंतजार था। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरशद ने उसे बैठने का इशारा किया। अनन्या उसके बगल में बैठ गई तो अरशद ने पूछा, कुछ खाओगी? अनन्या ने पिछले 3 घंटे से कुछ नहीं खाया था और वो भूखी थी और काफ़ी चल भी चुकी थी, तो उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। अरशद ने एक नज़र मैनेजर को देखा और कुछ मिनटों के अंदर ही पूरा टेबल अलग अलग टेस्टी डिज़र्ट से फुल हो गया। डिशेस काफ़ी टेस्टी थी और अनन्या खुद को रोक नहीं पा रही थी, मगर बिना अरशद की परमिशन के वो चाह कर भी कुछ खा नहीं सकती थी। अरशद को कुछ ना कहता देख उसने बेचारी शक्ल के साथ अरशद को देखा तो अरशद ने पलकें झपका दी। अनन्या को बस इसी चीज़ का इंतजार था। वो खाने पर टूट पड़ी। सबको लगता था कि अनन्या एक शांत लड़की है, पर असल में वह डरपोक और शैतान लड़की थी। जब तक अरशद उसके साथ था उसे किसी की
कोई परवाह नहीं थी। अनन्या की शांत लड़की वाली इमेज बस कुछ लोगों के सामने ही थी, जिनमें से एक थी अरशद की फैमिली और दूसरी अरशद के फ्रेंड रिहान और उसकी फैमिली। जब उसका कुछ पेट भर गया तब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अकेले ही खा रही है। उसने अरशद को देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ओके, अनन्या ने कहा। वो इस वक्त एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। वही अरशद की नजरें लगातार अनन्या पर बनी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख पाना शायद ही किसी के बस में था। शायद ये तूफान के पहले की शांति थी, या यूं कहे बकरे को हलाल करने से पहले उसकी खातिरदारी हो रही थी। इन सब से अनजान भूख की मारी अनन्या अपना लंच एंजॉय कर रही थी। इन्फिनिटी मॉल के रेस्टोरेंट में अथर्व और नैना देसाई एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जहां अथर्व रिलैक्स होकर अपना फोन चला रहा था, वहां नैना देसाई के चेहरे पर 12 बजे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अथर्व अपनी चाल चल चुका था और अब बारी नैना देसाई की थी। कुछ देर की शांति और झिझक के बाद फाइनली नैना देसाई ने कहा, इसका मतलब वह डिज़ाइन आपकी बहन निया की थी। यह सुनकर अथर्व के फेस के एक्सप्रेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो गए। वह जानता था कि वह डिज़ाइन उसकी बहन निया की नहीं बल्कि अनन्या की थी, मगर अरशद नहीं चाहता था अनन्या का नाम किसी के सामने आए। इसलिए पूरी सिंघानिया फैमिली ने डिसाइड किया था कि अब से डिज़ाइन की रियल ओनर के तौर पर वो निया का नाम सामने लाएंगे। ना चाहते हुए भी उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। एक बार फिर माहौल में सन्नाटा फैल गया। कुछ सोचते हुए नैना देसाई ने कहा, मैं कंप्लेन रिटर्न लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे कुछ कंडीशन हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। इस पर अथर्व ने फ़ोन टेबल पर रखा और चेयर पर टिक कर बैठते हुए कहा, कंडीशन बताओ। तो नैना देसाई ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने अकाउंट से ट्वीट करके डिज़ाइन की चोरी होने की बात कही थी। उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अगर मैं पीछे हटी तो मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगी और ऐसे में मेरी रेपुटेशन पर काफ़ी असर पड़ेगा। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बात मुझ तक आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। यू डोंट वरी अबाउट दिस। तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो और जल्द से जल्द कंप्लेंट वापस ले लो। कहते हुए अथर्व चेयर से उठ गया और वहाँ से जाने लगा कि तभी नैना देसाई ने कहा, मिस्टर अथर्व, वेट अ सेकंड। अथर्व रुक गया। नैना देसाई अथर्व के सामने आते हुए बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यह मैटर तो आप बिना मुझसे बात करे भी सोल्व कर सकते थे। अगर आप चाहते तो इन सब में मुझे भी फंसा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आप चाहते हैं मैं खुद कंप्लेंट वापस लूँ, क्यों? नैना देसाई के सवाल सही थे। वह भले ही इंडिया की टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर में बेशुमार थी, मगर सिंघानिया परिवार के सामने उसका ओहदा एक मामूली इंसान के बराबर ही था। अगर सिंघानिया फैमिली चाहती तो उसे क्षण भर में बर्बाद कर सकती थी, पर उन्होंने खुद उससे बात करने का डिसाइड किया और उसे एक मौका दिया। देखा जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं थी, पर क्या अथर्व उसे जवाब देने वाला था? नहीं। वो मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। नैना देसाई अथर्व से मिलकर काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने सोच लिया था कि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगी, मगर अथर्व ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ऑफिस में अरशद को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। वो अनन्या को अपने साथ ऑफिस ले आया। ऑफिस आते आते दोपहर से करीब 3 बज चुके थे और अनन्या कार में ही सो चुकी थी। अरशद उसे बाहों में उठाकर अपने केबिन के अटैच्ड रूम में लाकर बेड पर सुला दिया और उसके फोरहेड पर किस करते के बाद कहा, बेवकूफ़ लड़की। यह कहने के साथ ही उसने अनन्या को ब्लैंकेट से कवर किया और कमरे से केबिन में आ गया। केबिन में डैनियल और असिस्टेंट केशव पहले से ही मौजूद थे। चेयर पर बैठने के बाद डैनियल ने कहा, बॉस, वो लड़का मिस्टर अशोक कपूर का छोटा बेटा है।